स्वागत है दोस्तों आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स विल में। और जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है जिसमें हम क्लास 11 का मैथ कवर करने वाले हैं। क्लास 1 बच्चों हम कर चुके हैं और आज है बच्चों क्लास सेकंड, जिसके अंदर हम बच्चों एक्सरसाइज कवर करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले बच्चों हम क्लास 1 की क्या है थोड़ी सी रिवीजन कर लेते हैं। जैसे कि हमने क्लास 1 में क्या क्या पढ़ा था उसकी बात कर लेते हैं। तेरी बच्चों हमारी क्लास 1 में हमने बच्चों क्या पढ़ा था। क्लास 1 में बच्चों हमने सेट की डेफिनेशन पढ़ी थी। सेट को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, जैसे कि सेमी इस तरह के करली ब्रैकेट्स में इसको रिप्रेजेंट करते हैं, हमने ये पढ़ा था। उसके बाद बच्चों हमने इसके टाइप्स किए थे। इसके दो टाइप्स होते हैं बच्चों। एक होती है रोस्टर फॉर्म जिसको हम टेबलर फॉर्म में कहते हैं, और सेकंड होती है बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। उसके बाद में बच्चों हमने की थी नेमिंग ऑफ सेट। इस सेट को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी तक एक्स वाई जेड कोई भी हम नाम अपनी मर्जी से दे सकते हैं। जैसा कि बच्चों हमने एग्जाम्पल भी लिया था जब हमने एक सेट लिया था जिसमें इंग्लिश के हमें वॉवल्स लिखने थे, तो हमने सेट को नाम दिया था वी। आप अपनी तरफ से कुछ भी नाम दे सकते हैं, ए बी एक्स वाई जेड। हमने बी लिया था, तो मैं पहले का एग्जाम्पल लेकर बच्चों चल रहा हूँ। उसके बाद बच्चों हमने की थी नेमिंग ऑफ जनरल एलिमेंट्स, कि किसी सेट के जनरल एलिमेंट्स को किस तरह से दर्शाते हैं। जैसा कि हमने एग्जाम्पल में किया था कि जैसे जैसे एक सेट ले लिया हमने भी, जैसे हमने ऊपर ये सेट ले रखा है, तो इसको हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा था। तब हमने जनरल एलिमेंट का यूज़ करने के लिए एक्स का यूज़ किया था बच्चों। हमने एक्स से दर्शाया था कि एक्स क्या है, हमारे सेट का भी एक जनरल एलिमेंट है। और उसके बाद हमने इस एक्स को बच्चों क्या है डिफाइन किया था। इसी तरह से आपको ये अगर सेट आपके पास सी दे रखा हो जिसको आपको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना हो, तो आप उसके लिए वाई मान सकते हैं कि हमारा वाई एलिमेंट है वो सेट सी का है। अब इसे हम बच्चों कैसे पढ़ेंगे, सी इज ए सेट इक्वल टू सच दैट देर आर वाई टाइप ऑफ एलिमेंट इन सेट सी। एंड बच्चे उसके बाद ये दो डॉट्स लगाएंगे और फिर हम इसको डिफाइन कर देंगे ये वाई जो एलिमेंट है वो हमारा है क्या या किसमें बिलोंग करता है। अब इसकी आगे बच्चों बात करें तो हमने क्या पढ़ा था। फिर हमने बच्चों ग्रीक सिंबल एप्सिलॉन की बात की थी। ये सिंबल एप्सिलॉन का सिंबल होता है, ये ग्रीक सिंबल है, नाम इसका बच्चों है एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन का मीनिंग बच्चों हम सेट में किस लिए यूज़ करते हैं, सेट में यूज़ करते हैं बच्चों हम बिलोंग्स टू बताने के लिए। और एप्सिलॉन नॉट का बच्चों यूज़ करते हैं हम डज नॉट बिलोंग बताने के लिए। ये जो दो डॉट्स है बच्चों मैंने आपको पीछे ही बताया है, यहाँ पर ये जो दो डॉट्स लगाते हैं इनको बोलते हैं बच्चों हम सेट में सच दैट, जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बच्चों लिख दिया है। इसके बाद में हमने दो नोट्स पढ़े थे बच्चों। फर्स्ट नोट क्या था कि इन रोस्टर फॉर्म जनरली वी डू नॉट रिपीट एन एलिमेंट इन सेट। कि जब भी हम एक सेट को रोस्टर फॉर्म में लिखते हैं, रोस्टर फॉर्म यानी जब हम एक एक एलिमेंट को लिखते हैं, जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया था एक लेटर स्कूल का, तो उसमें हम जो जनरली क्या है बच्चों एलिमेंट्स को रिपीट नहीं कर सकते। जैसा कि आप यहाँ देखते हैं स्कूल के अंदर बच्चों ओ लेटर दो बार आया है, लेकिन जब हमने इसे सेट की फॉर्म में लिखा तब हमने बच्चों ओ लेटर को सिर्फ एक बार लिखा था। तो ये बताना चाह रहा है कि रोस्टर फॉर्म में जब हम एलिमेंट्स को लिखते हैं तो जनरली बच्चों रिपीट नहीं करते हैं। कई कई बार हो सकता है कुछ क्वेश्चन में रिपीट करना पड़े, या फिर कुछ एग्जांपल्स आपको दे रखे हो जिनमें एलिमेंट रिपीट हो, कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन हो जहाँ पर हो सकता है कुछ एलिमेंट्स रिपीट हो, और बहुत रेयर केस है बच्चों, इसलिए जनरली हम यूज़ नहीं करते। इसलिए बच्चों हमने वर्ड किया जनरली का, कि आमतौर पर यूजली या जनरली हम एक एलिमेंट को रोस्टर फॉर्म के अंदर लिखते हैं तो उसको रिपीट नहीं करते। इसके बाद बच्चों हमने किया था नोट सेकंड। दूसरा नोट हमारे पास क्या था बच्चों कि रोस्टर फॉर्म when we list all the elements order of element is immaterial or does not matter। तो बच्चों इसका क्या मतलब था, इसका मतलब था कि जब भी हम एलिमेंट्स को लिखते हैं रोस्टर फॉर्म में, रोस्टर फॉर्म मेरे को लगता है आप तक बच्चों समझ चुके होंगे, जहाँ पर हम एक एक एलिमेंट को सेट के अंदर लिखते हैं, वहाँ क्या करते हैं बच्चों एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि जिस ऑर्डर में दिया गया आप उसी तरह लिखो, इससे बच्चों कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि अभी हम पिछले एग्जाम्पल में करके आए हैं कि हमें एक लेटर दिया गया था स्कूल, इसके जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको हमें एक सेट की फॉर्म में लिखना था। तो इसके अल्फ़ाबेट्स क्या हैं बच्चों, एस सी एच ओ एंड एल। इसको हमें अल्फ़ाबेट्स की फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखते हैं, इस तरह की करली ब्रैकेट्स में इसको इनक्लोज करते हैं और कोमा से बच्चों सेपरेट कर देते हैं। और इस नोट में क्या करना चाह रहा है कि जैसे हमने एलिमेंट्स लिखे एस सी एच ओ एल, इनको बच्चों आगे पीछे भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं मैंने यहाँ पर लिखा है सी एच ओ एल, यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है सी एच ओ एल, और यहाँ पर बच्चों मैंने लिखा है एच ओ एल सी एस। तो ये बच्चों तीनों ही सेम है, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। आप ये और ये सेट दोनों ही सेम है, अगर नाम देना चाहो तो ये भी हमारा सेट बी ही है। अगर इसके हमने एलिमेंट्स को आगे पीछे लिख दिया इसका मतलब ये नहीं है कि ये सेट चेंज हो गया है, ये सेट भी बी ही है और ये सेट भी बच्चों बी ही है। और इसके बाद बच्चों हमने सारे के सारे एग्जाम्पल किए थे आपकी एक्सरसाइज 1.1 में बच्चों 5 एग्जाम्पल से 1 2 3 4 एंड 5 इनको हमने
एक एक करके कवर कर लिया था। और आज है बच्चों हमारी क्लास सेकंड, जिसके अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन कवर करने की कोशिश करेंगे। जितने हो गई तो ठीक, अगर क्लास लंबी बनती है हमारी तो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो आइए बच्चों शुरुआत करते हैं एक्सरसाइज के क्वेश्चन से। तब बच्चों ये रही आपकी एक्सरसाइज, इसका ये बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन और इसका ये फर्स्ट पार्ट। शुरू करते हैं बच्चों, पहले ये हमसे पूछ क्या रहा है वो हम पढ़ लेते हैं। ये बच्चों हमसे पूछ रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर सेट्स, जस्टिफाई योर आंसर। कि मैं यहाँ जो भी दिए गए हैं ये क्वेश्चंस 1 से लेकर 7 तक, आगे इसके भी 2 पार्ट हो रहे हैं बच्चों, ये बताना ये सेट है या नहीं, और अगर सेट है तो क्यों है, और नहीं है तो क्यों नहीं है, ये बच्चों में बताना है। तो ये बच्चों शुरुआत करते हैं क्वेश्चन 1 से। लेकिन क्वेश्चन 1 से पहले बच्चों हम सेट की डेफिनेशन को थोड़ा सा दोबारा याद कर लेते हैं कि सेट की डेफिनेशन बच्चों हमारी क्या थी। आई होप आप सबको सेट की डेफिनेशन अब तक याद हो चुकी होगी। तो एक बार मैं आप सभी के लिए दोबारा लिख देता हूँ कि सेट की डेफिनेशन क्या थी। सेट बच्चों हमारा क्या था, सेट की डेफिनेशन अगर मैं लिखूं, सेट ए सेट इज ए well defined collection of objects। ये बच्चों हमारी सेट की डेफिनेशन थी। आई होप आप सभी को याद ही होगी और आप सभी को बच्चों ये समझ भी आ चुकी होगी। तो अब चलते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन 1 क्या है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ्स ऑफ ए ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। हमें पूछा है कि एक साल के अंदर जितने महीने होते हैं उनमें से मैं उन महीनों का कलेक्शन ले लूँ जिनकी स्पेलिंग जे लेटर से शुरू होती है, तो क्या वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। तो सबसे पहले तो बच्चों हम सभी मंथ्स के नाम लिख लेते हैं, स्टार्टिंग विद जनवरी, फरवरी, मार्च। तो बच्चों हमने सभी मंथ्स के नाम अपने कीबोर्ड से ही लिख लिए हैं। तो ये देखते हैं वो कौन से मंथ्स हैं जिनके नाम जे लेटर से शुरू होते हैं। सबसे पहले जनवरी, उसके बाद बच्चों फरवरी भी नहीं है, मार्च, अप्रैल, मई, और बच्चों जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। यानी कि बच्चों ये 3 मंथ हैं जिनको हम, जो कि जे लेटर से शुरुआत होते हैं। तो इनको हम सेट की फॉर्म में लिख सकते हैं। इस करली ब्रैकेट्स कौन किया, फर्स्ट मंथ लिखा जनवरी, सेकंड मंथ लिख दिया हमने फरवरी, फरवरी नहीं सॉरी बच्चों, सेकंड हमने नाम लिख दिया जून, उसके बाद बच्चों हमने थर्ड नाम लिख दिया जुलाई। ब्रैकेट्स हमने बंद कर दी। तो इस तरह से बच्चों आप देख सकते हैं कि हम एक ईयर के अंदर 3 मंथ्स हमारे पास ऐसे होते हैं जो कैपिटल जे लेटर से स्टार्ट होते हैं या फिर जे लेटर से स्टार्ट होते हैं। तो हम उन्हें एक सेट के फॉर्म में लिख सकते हैं क्योंकि ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है। अगर मैं आपसे पूछूं कि एक साल के अंदर जो 12 महीने होते हैं उनमें से उनको वो 3 महीने बताओ जिनका जो स्टार्टिंग लेटर जे होता है, तो आप सभी रिप्लाई क्यों होगा, जैन, जून, जुलाई, किसी से पूछूं तो सेम आंसर होगा। हाँ, आगे पीछे आप बता सकते हो सकता है पहले कोई जून बता दे, फिर जनवरी बता दे, जुलाई बता दे। तो वो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि ऑर्डर मैटर नहीं करता, एक सेट के अंदर हम एलिमेंट्स को आगे पीछे करके लिख सकते हैं। यानी कि बात तो है कि आप सभी का रिप्लाई क्या होगा, अगर आप सभी का सेम रिप्लाई है यानी कि वेल डिफाइंड कलेक्शन है, और ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है तो बच्चों ये फिर एक सेट भी है। इसी तरह से हमारा ये क्वेश्चन जो है वो भी कंप्लीट हो गया और हमारा आंसर भी जस्टिफाई। उसके बाद बच्चों पार्ट सेकंड की बात करते हैं। तो पार्ट सेकंड में बच्चों हमसे क्या पूछा है कि द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर्स ऑफ इंडिया, कि हमें इंडिया के 10 सबसे टैलेंटेड राइटर्स का नाम बताना है, उनको एक कलेक्शन में लिखना है। तो क्या बच्चों ये कलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप अपने मन से सोच करके बताइए। अगर आपसे मैं पूछूं कि आपके हिसाब से 10 टैलेंटेड राइटर्स कौन से हैं इंडिया के, तो आप कुछ नाम देख सकते हो। अगर आपसे फ्रेंड से पूछूं तो आपको क्या लगता है, क्या वो सेम नाम देगा? बिल्कुल नहीं, उसके कुछ ना कुछ नाम जरूर डिफरेंट होंगे। अगर मैंने 2 बच्चों से ही पूछा तो मेरा कलेक्शन एक से दूसरे की ओर डिफरेंट हो गया, और अगर मेरा कलेक्शन ही डिफरेंट हो गया तो वो एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं रहा। अगर वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है तो बच्चों सेट नहीं है। यानी कि मेरा जो सेकंड पार्ट है वो एक सेट बच्चों नहीं है। तो इसके बाद इसी के साथ बच्चों हमारा सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो गया। अब बच्चों बात करते हैं थर्ड
थर्ड पार्ट में बच्चों हमसे क्या पूछा गया है, ए टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बेस्ट मैन ऑफ द वर्ल्ड। हमसे पूछा है एक ऐसी टीम बना करके बताओ जिसमें 11 बेस्ट मैन हो और क्रिकेट के अंदर वो सबसे बेस्ट हो वर्ल्ड के। तो ये बच्चों कलेक्शन भी पॉसिबल हो नहीं पाएगा, क्योंकि आपकी कोई 11 क्रिकेटर्स फेवरेट अलग होंगे, आपकी फ्रेंड की कोई फेवरेट अलग होंगे, आप कुछ नाम बताओगे और वो कुछ नाम बताएगी, यानी कि हमारा कलेक्शन तो अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट बन गई। हालांकि फिर वो वेल डिफाइंड नहीं रहा। और वेल डिफाइंड होने के लिए क्या है, अगर मैं आपसे पूछूं तो भी मेरा वही सेट बनना चाहिए था, आपके फ्रेंड से पूछूं तो भी मेरा वही सेट बनना चाहिए था, लेकिन अलग अलग सेट बन रहे हैं, यानी कि कलेक्शन वेल डिफाइंड नहीं है। तो बच्चों हमारा दूसरे का आंसर भी जो है कि हमारा दूसरा क्वेश्चन भी वेल डिफाइंड नहीं है, यानी कि एक सेट नहीं है। बच्चों बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की, थर्ड नहीं बच्चों सॉरी फोर्थ क्वेश्चन की। फर्स्ट पार्ट का फोर्थ क्वेश्चन बच्चों हमसे क्या करें, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज़ इन योर क्लास, कि आपकी क्लास में जितने भी बच्चे हैं उनमें से जो भी बॉयज़ हैं उन सभी का कलेक्शन। ये तो बच्चों वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा, क्योंकि मान लीजिए अगर आपकी क्लास में टोटल 30 स्टूडेंट्स हैं, उनमें से 25 है बच्चों बॉयज़ एंड 5 है बच्चों गर्ल्स, यानी कि आपके बॉयज़ का कलेक्शन की बात करें तो 25 है बच्चों, और 25 बच्चे आपकी क्लास के फिक्स हैं। अगर कोई भी आकर आपको कहे कि सब क्लास के बॉयज़ आ जाओ, तो आप वही 25 सेम बॉयज़ जाएंगे। ऐसा तो नहीं है कोई अलग क्लास से लड़का जाएगा, आपकी क्लास के लड़के तो आपकी क्लास के ही रहेंगे, यानी कि आपकी क्लास की ऑल बॉयज़ का जो कलेक्शन है वो भी वेल डिफाइंड है, यानी कि ये भी हमारा एक सेट है। इसी के साथ ये भी हमारा सेट हो गया। तो अब बात करते हैं बच्चों फिफ्थ पार्ट की। हमारा फिफ्थ पार्ट हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों, कि द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लेस देन 10, क्या नेचुरल नंबर्स लेस देन 10 का हम कलेक्शन बनाएं तो क्या वो सेट रहेगा। तो आपका आंसर होगा सर बिल्कुल वो सेट रहेगा। चलिए बना करके देखते हैं। नेचुरल नंबर्स हमको पता है बच्चों कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं और बच्चों इन्फिनिटी तक चलते जाते हैं। अब हमें पूछा है नेचुरल नंबर्स का उनका सेट बनाना है जो 100 से कम है, यानी कि एक सेट में ए मान लेता हूँ, करली ब्रैकेट स्टार्ट करता हूँ। नेचुरल नंबर स्टार्ट होते हैं 1 से, 2 से, 3 से, इसी तरह बच्चों मैं चलते चले जाऊँगा सो ऑन। और मेरे को 100 से कम बोला है बच्चों, तो 100 से पहले नेचुरल नंबर कौन सा है बच्चों, 99। तो ये बच्चों मेरा कलेक्शन हो गया। अगर आपसे पूछूं तो आप भी यही कलेक्शन बनाकर देखें, अगर आपसे दोस्त से पूछूं तो वो भी यही कलेक्शन बनाकर देखा, यानी कि ये कलेक्शन एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि कलेक्शन होगा ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100 एक बच्चों वेल डिफाइंड कलेक्शन होगा। इसी के साथ हमारा फिफ्थ पार्ट भी कंप्लीट होता है। अब बच्चों बात करते हैं हम सिक्स पार्ट की। और सिक्स पार्ट में बच्चों हमसे क्या पूछा है, ए कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद इज ए सेट और नॉट। तो बच्चों मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवेल्स लिखे हैं, क्या आप उनको इस तरह से करली ब्रैकेट में नहीं लिख सकते, आपने करली ब्रैकेट स्टार्ट की, उनका आपने पहला नॉवल लिख दिया, कॉमा लगा कर सेपरेट किया, दूसरा नॉवल लिख दिया, फिर कॉमा लगा के सेपरेट किया, तीसरा नॉवल लिख दिया, कॉमा लगा के सेपरेट किया। इस तरह से मुंशी प्रेमचंद ने जितने भी नॉवल लिखे हैं 2, 4, 10, उन सभी को आप लिख करके इन तरह की करली ब्रैकेट्स में आप क्लोज कर सकते हैं। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि ये सेट है, यानी कि हमारा सिक्स पार्ट भी इसी के साथ कंप्लीट होता है कि एक सेट है। बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट पार्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बच्चों, द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर्स, ये बच्चों हमारा सेट है या नहीं। इवन इंटीजर से पहले बच्चों आपका जानना जरूरी है इवन नंबर्स क्या होते हैं। आई होप सभी आपको पता है ये नंबर्स क्या होते हैं जो 2 से डिविजिबल हो, यानी कि आप इवन नंबर्स जानते हैं पहले से भी। उसके बाद आप इंटीजर्स जानते हो, इंटीजर्स क्या होते हैं, जेड से डिनोट करते हैं, इसको सेट की फॉर्म में किससे लिख सकते हैं, -3 2 -1 0 1 2 एंड 3 सो ऑन। ये हो गया हमारा इंटीजर्स का कलेक्शन। इनसे पूछा है उन इवन इंटीजर्स का कलेक्शन बना सकते हो क्या आप, जो कि इवन हो, सभी इवन इंटीजर्स का आप कलेक्शन बना सकते हैं जो कि इवन है। तो बच्चों हम बिल्कुल बना सकते हैं। मान लेते हैं उस नाम का हम सेट ए, शुरुआत करते हैं 0 से। 0 भी तो एक इवन इंटीजर है, 0 2 से डिविजिबल है, यानी कि इंटीजर इवन इंटीजर है। पॉजिटिव टर्म्स की बात करें तो हमारा 2 आ जाएगा, 4 आ जाएगा, 6, इसी तरह से ऑन बहुत सारे हमको मिलेंगे इवन इंटीजर्स जो पॉजिटिव होंगे और इवन भी होंगे। इसके बाद बच्चों नेगेटिव नंबर्स की बात करूँ तो -2 भी इवन इंटीजर है क्योंकि 2 से डिविजिबल है, -4 भी एक इवन इंटीजर है क्योंकि 2 से डिविजिबल है। इस तरह बच्चों आगे और भी एलिमेंट्स आ जाएंगे, यानी कि आप इवन इंटीजर्स के कलेक्शन को आप लिख सकते हैं। ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, यानी कि ये बच्चों एक सेट है।
अब इसके बच्चों अगर और भी डिटेल में बात करें तो इसके 3 नंबर्स हो सकते हैं। अगर आपसे पॉजिटिव इवन इंटीजर्स पूछता तो आपका बच्चों ये आंसर होता, यहाँ से लेकर के आगे तक 100। अगर आपसे नॉन नेगेटिव इवन इंटीजर्स पूछता तो बच्चों आपका आंसर हो जाता यहाँ से लेकर के यहाँ तक। उसके बाद में अगर नेगेटिव इवन इंटीजर्स की बात करता तो आपका आंसर बच्चों यहाँ से शुरू कर इन्फिनिटी तक चला जाता। लेकिन आपसे पूछा सिर्फ इवन इंटीजर्स, ना तो उसने पॉजिटिव की बात की है ना ही नेगेटिव बात की है, यानी कि ज़्यादा ही कलेक्शन जो हमने लिखा है ये कलेक्शन आपका बन जाएगा ऑल इवन इंटीजर्स का। इसी के बाद बच्चों बात करते हैं हम पार्ट 8 की। नेक्स्ट पार्ट में बच्चों में क्या दिया गया है, द कलेक्शन ऑफ ऑल क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, यानी कि आपका जो चैप्टर 1 है सेट्स, इसमें कितने क्वेश्चन हैं टोटल, तो उन सभी का आपको कलेक्शन पूछा है। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें बच्चों टोटल 6 क्वेश्चन है। इस तरह से एक्सरसाइज 1.2 में बच्चों शायद 6 क्वेश्चन है। इसी तरह से आप काउंट करके सारी एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को नोट डाउन कर सकते हैं और लास्ट में बता सकते हैं कि इसमें टोटल कितने क्वेश्चंस हैं। यानी कि ये हमारा कलेक्शन भी वेल डिफाइंड है, यानी कि जो हमारा 8 पार्ट है वो भी सेट बनाता है। अब बात करते हैं बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट पार्ट में बच्चों हमसे पूछा है कि कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल्स ऑफ द वर्ल्ड, संसार के सबसे खूंखार या खुद से डराने वाले एनिमल्स का नाम बताओ कि वो सबसे खतरनाक हो, सबसे डेंजरस हो। तो बच्चों ऐसा हमारे पास कोई पैमाना नहीं है जिसके अंदर हम बता सकें ये जो एनिमल्स हैं वो सबसे डेंजरस है, कि लॉयन सबसे डेंजरस है, लॉयन या फिर एलिफेंट या फिर शार्क। ऐसा हमारे पास बच्चों कोई पैमाना नहीं है। लगने को तो एक गली डॉग होता है वो भी हमें डेंजरस लग सकता है कुछ लम्हों में, और हो सकता है जो एक पालतू शेर हो पिंजरे का वो भी डेंजरस ना हो। तो हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं है कि जिसमें हम डेंजरस एनिमल्स को एक लिस्ट में रख सकें। यानी कि ये कलेक्शन भी एक वेल डिफाइंड कलेक्शन नहीं है, तो ये भी एक सेट नहीं बनेगा। इसी के साथ हमारे फर्स्ट पार्ट के सारे क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं बच्चों। अब बात करते हैं पार्ट सेकंड। ये बच्चों क्वेश्चन सेकंड, जिसके अंदर हमें क्या दिया गया, एक सेट दिया गया, उसके अंदर कुछ एलिमेंट्स है और हमें एप्सिलॉन और एप्सिलॉन नॉट के जो सिंबल्स हैं बच्चों इन क्वेश्चन में एड ऑन करने हैं, कौन सा सिंबल कहाँ आएगा। शुरुआत करते हैं बच्चों हमारे क्वेश्चन की। तो हमें दिया गया सेट ए, पहले बच्चों लिख लेते हैं इसको, सेट ए। इसके अंदर कौन से एलिमेंट्स हैं बच्चों, फर्स्ट एलिमेंट है 2, सेकंड है 3, थर्ड है 4, फोर्थ है 4, फिफ्थ है 5 एंड सिक्स्थ है बच्चों 6। ये 6 एलिमेंट्स हमें इस ग्रुप में दिए गए हैं। हमें सिम्बल्स बच्चों इंसर्ट करने हैं, किस तरह से आएंगे, तो ये बच्चों सिम्बल्स हमको इंसर्ट कर लेते हैं। इनसे पूछा गया बच्चों 5 के बीच में सिम्बल लाना। देखिए 5 इस सेट में बिलोंग करता है, तो हम लिख सकते हैं 5 बिलोंग्स टू सेट ए। इसे बच्चों हम पढ़ेंगे कैसे, 5 बिलोंग्स टू ए। इस तरह बच्चों हमारे अगला क्वेश्चन दिया गया है 8। 8 देख सकते हैं बच्चों हमारे यहाँ कहीं भी नहीं है, यह 1 है, 2, 3, 4, 5 एंड 6। 1 तो है नहीं, 8 तो नहीं, यानी यहाँ पर सिंबल क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग। इसको बच्चों पढ़ेंगे कैसे कि 8 डज नॉट बिलोंग टू ए। ये बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, हमें क्या है 0। तो हम यहाँ देख सकते हैं 0 कहीं भी नहीं है, तो हमारा सिंबल क्या आएगा, डज नॉट बिलोंग का। 4 बच्चों ये रहा, यानी कि 4 हमारा सेट ए में बिलोंग करता है। 2 बच्चों हमारे पास ये रहा, यानी कि 2 सेट ए में बिलोंग करता है। और 10 बच्चों कहीं भी नहीं है, यानी कि 10 भी हमारा सेट ए में बिलोंग नहीं करता। क्वेश्चन सेकंड तो हमारा बहुत ईजी था बच्चों, हो गया।